अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। खबरें ऐसी आ रही हैं कि फिर बंदा कहता है कि इज इट रियली अ गुड मॉर्निंग और नॉट। कैसी हैं लीना? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप तो सुबह सुबह रिफ्यूल भी करवा के आए होंगे, तो उसके बाद भी ठीक ठाक है? रिफ्यूल करा के आया हूं, लेकिन धचका जरूर लगा है क्योंकि जंग के जब असरात होते हैं तो सर्टनली वो पूरी दुनिया पर ही होते हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इजाफा होगा। इजाफा हुआ, जैसे ही जंग शुरू हुई थी इजाफा होना शुरू हो गया था और उसके बाद अब पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कितनी कीमत बढ़ी है? पेट्रोल की जो नई कीमत है उसमें 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर का इजाफे के बाद ये जो कीमत है फी लीटर, ऑलमोस्ट 5 रुपए। बिल्कुल, वो नई जो कीमत है वो 258 रुपए 258 रुपीज़ 43 पैसाज पर लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में फी लीटर 7 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया है और नई कीमत जो है वो 262 रुपए 59 पैसे यानी 262.59 पैसाज हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और हमेशा की तरह एक ही बात हम आपसे करते हैं ना कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हर चीज़ पे उसका असर होता है। जाहिर है, जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अपने किराए बढ़ाएंगे। जब गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अपने किराए बढ़ाएंगे तो जो अशिया खरोनोश हमें मार्केट में मिल रही हैं, फल सब्जियां, हर चीज़ की कीमत का अफेक्ट होगा। और पेट्रोल तो जाहिर है हमें आपको जब इस्तेमाल करना ही है तो उससे भी बोझ पड़ता है। लेकिन जब ये कीमतें कम होती हैं तो किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हो रही होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब्दुल्ला, ये भी खातिर में रखना पड़ेगा कि एक तरफ जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और उससे सारिफीन जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ जो है वो अभी तो पूरा होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। हिसाब किताब सारा ही उल्टा हो गया। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। और इसकी बैक स्टोरी तो हमें पता ही है कि जुमे को सुबह सवेरे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद से जो एक महाज खुला हुआ है, फिर ऑब्वियसली अगले दिन ईरान ने भी जवाबी वार किया। फिर वो हमले और जवाबी हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला अभी तक जारी है। इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। ईरान ने आज भी अलसुबह इसराइल पर फिर बड़ा मिसाइल हमला किया है। 100 के करीब मिसाइल दागे गए हैं। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा में धमाके हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक आज सुबह ईरान के मिसाइल हमलों में 4 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान पावर प्लांट में आग लग गई और हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली की सप्लाई भी मुतासर हुई है, बंद हो गई है बिजली, एक बताया जा रहा है। और अब्दुल्ला, तेल अवीव में भी जो रॉकेट गिराए गए हैं, इमारतों को उनसे नुकसान पहुंचा है और कई इसराइली जख्मी हुए हैं। ईरानी हमलों में अब तक 18 इसराइली हलाक हो चुके हैं। आपको बताएं कि पासदारान इनकलाब का कहना है इससे मुतल्लिक कि बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंजीबात को भी हदफ बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल बदस्तूर ईरान पर हमले जारी रखे हुए। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और शिराज पर हमलों में शुहदा की तादाद 224 हो गई है। 900 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक दर्जनों जंगी तैयारों ने ईरान में 80 अहदाफ को निशाना बनाया। आज भी रात गए कुम के करीब वाक़े एक जो एटमी रिएक्टर है उसके करीब धमाके सुने गए, जिसके बाद ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद करने का दावा किया गया है। जहां ईरान जवाबी हमले कर रहा है, वहीं इजराइल की तरफ से टारगेटेड कार्रवाइयां जो हैं वो भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। ईरान का ऑल्दो ये भी दावा है कि जितनी हलाकतें हुई हैं इनमें 90% सिविलियन हैं, आम शहरी हैं। एटमी साइंसदानों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि 3 रोज़ में शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई है। इससे आप ये भी देखिए कि किस कदर इन्फिल्ट्रेटेड है मुसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है विद इन ईरान। और इत्तलात ये भी हैं कि विद इन ईरान एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। बेशक, आपको याद है ना कि जुमे को इत्तलात आई थी किस तरह से वो जो इनिशियल हमले किए गए उसमें शहर के बीचों बीच मोसाद की मदद से एक ड्रोन का बेड़ा बनाया गया और वहां से फिर सारे टारगेट्स को निशाना बनाया गया। कितना खौफनाक है ये। दारुल हुकूमत तेहरान में शहरियों की बड़ी तादाद में जाहिर है उनके बाहर जाने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान का रद्द अमल मजीद शदीद फैसला कुन होगा। उधर पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है, हम तो हमसाये में बैठे हैं, कि इजरायली जहरियत के खिलाफ ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी फोरम पर ईरान के लिए सियासी सिफारती हिमायत जारी रखेगी। के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए।
उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए। इजराइल अकेला नहीं है, उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की गई। ख्वाजा आसिफ का बयान आपने देखा और आपको पता है कुछ ही दिनों पहले जो पाक भारत के दरमियान कशीदगी हुई उसमें ट्रंप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और ट्रंप जो कि इसमें भी यानी ईरान और इसराइल के तनाज़े में भी अहम फरीक हैं, उन्होंने दावा किया है कल कि पाकिस्तान भारत की तरह वो ईरान और इसराइल के दरमियान भी डील करवा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करवा सकते हैं। उन्होंने इसराइली हमलों से अमेरिका की लाताल्लुकी जाहिर की, ताहम ईरान को खबरदार किया कि अमेरिका पर अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान पर मुहिमजोई में शामिल होने की दरखास्त की है जो अमेरिका ने फिलहाल मुस्तरद करती है। CIA के एक साबिक ऑफिसर फिलिप जिराल्डी ने 11 साल पहले एक्चुअली खबरदार कर दिया था कि इसराइली लॉबी अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में धकेल सकती है और अभी भी ये लॉबिंग जारी है। How long would Israel keep enjoying this impurity? ये भी एक सवाल है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरियत पर अमेरिका के रिपब्लिकन हलकों में भी अब तनकीद शुरू हो गई है। उधर ईरान और इराक में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की वापसी का सिलसिला भी जारी है। 3 दिनों में 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है और अभी ये सिलसिला जारी है। कल भी तेहरान से 6 बसों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के मुताबिक इराक में पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है और इस सिलसिले में तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। मज़ीद इसके ऊपर सूरत हाल कहाँ जाएगी, क्या एंटिसिपेशन है, ये जो इस वक्त कशीदगी है वो कब तक जारी रहेगी और बहुत से सवालात, इनको जानते हैं। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि ये जिस तरफ अब मामला जा रहे हैं और उसके दरमियान में ट्रंप का आना और ये कहना कि वो दरमियान में कोई डील करवा सकते हैं या कोई सालिसी करवा सकते हैं, आप क्या समझते हैं ये हो सकता है गिवन कि अमेरिका ने किस तरह से पहले बयान और ट्रंप के बयान इससे मुतालिक जिस तरह के आए थे? जी बहुत शुक्रिया अलीना और अब्दुल्ला, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। आपको भी सर। देखिए ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये बता चुके हैं कि उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा था कि इस सूरत हाल में, मौजूदा हालात में ईरान पर हमला एप्रोप्रिएट नहीं होगा। उन्होंने लफ्ज़ एप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैंने वार्निंग नहीं दी थी, मैंने कहा था कि ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो है वो इजराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ थे। और अब जबकि वो G7 कंट्रीज के समिट में जा रहे हैं जो कनाडा में हो रहा है, तो जाने से पहले उन्होंने ये कहा है कि ईरान को और इजराइल को आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि ट्रंप साहब जो है उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया को ये कहा है कि मैं ईरान पर इजराइल के हमले में पार्टी नहीं हूँ और मैंने कहा था कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा। अब ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को इस जंग में घसीटे। और नेतन्याहू जो है वो ये काम जो है वो पहले भी कर चुका है। मेरा आज रोजनामा जंग में कॉलम छपा है, उसमें मैंने एक पुराना वाकया लिखा है कि सितंबर 2002 में नेतन्याहू ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने ये हल्फिया बयान दिया था कि इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी कि केमिकल और न्यूक्लियर वेपन है,
और अमेरिका को चाहिए कि इराक पर हमला करके तो ये जो वेपन्स की फैक्ट्रियां हैं, ये सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो तबाह कर दे। और उसके बाद जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया तो मैं भी जियो न्यूज़ की टीम के साथ वहां पर मौजूद था। तो वहां पर एक बहुत ही मशहूर बरतानवी सहाफ़ी थे, रॉबर्ट फिस्क। तो उन्होंने हमें कहा था कि ये यहाँ पे आपको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक धोखा है। और उसके बाद रॉबर्ट फिस्क ने 2006 में बैरूत में मुझे एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि नेतन्याहू अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान में घसीटेगा। ये बात उन्होंने 2006 में की थी और उसके बाद बहुत से अमरीकियों ने भी ये बात की थी। तो आज ट्रंप साहब जो है उनको अच्छी तरह पता है कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने G7 समिट पर जाने से पहले मुज़ाकरात की बात की है। अब देखें, इसमें सिचुएशन ये है कि सारी दुनिया जानती है कि जो NPT है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस पर ईरान ने साइन किए हुए हैं, इजराइल ने साइन नहीं किए हुए। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक ईरान ने एक्सेस दी है, इजराइल ने एक्सेस नहीं दी। सारी दुनिया को पता है कि इजराइल इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर है और जब इजराइल ने गजा पर हमले शुरू किए तो नेतन्याहू की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने बाकायदा धमकी दी कि हमें चाहिए कि हम गजा पर न्यूक्लियर बम गिरा दें। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो न्यूक्लियर बम गिराने की बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पता है कि इजराइल एक एटमी ताकत है और ईरान का अभी मामला डाउट में है, लेकिन सारा प्रेशर ईरान पे है। तो इस सूरत हाल में जो ट्रंप साहब हैं वो थोड़ा सा अपनी एक डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, उनके जो वोटर्स हैं, उनके प्रेशर में भी हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि ट्रंप की जो ये इलेक्शन कैंपेन थी तो उसमें उसने ये नारा लगाया था कि अमेरिका को अब दुनिया की मुख्तलिफ जंगों से निकल आना चाहिए और कोई नई जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए उनके जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो इस इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका के शामिल होने की मुखालफत करी है, लेकिन नेतन्याहू की कोशिश है कि शामिल कर लिया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा अमीर साहब के जाहिर है नेतन्याहू की कोशिश है और अरसे से इस डिज़ाइन, इस प्लान के तहत काम हो रहा है, किस तरह से लॉबियस्ट ने पूरा नैरेटिव ये बिल्ड किया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कब तक रिस्ट्रेंट करेंगे या कब तक रुके रहेंगे? क्योंकि अभी तो यही बताया गया, यही खबर आई कि जाहिर है अमेरिका को शामिल होने की, इस हमले में भी शामिल होने की या मुआवनत की पेशकश की गई, दावत दी गई, जो कि सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? देखिए, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो नेतन्याहू है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो तो सही थी। उनको ये तो पता था कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, उसने वहाँ पे उनको टारगेट भी कर लिया। उनको ये पता था कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ पे हैं, 14 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट उन्होंने टारगेट कर लिए, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट है वो नाकाम हो गई। तो जो ट्रंप साहब ने जो अटैक करने की मुखालफत की, उन्होंने कहा कि खामनाई जो है उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश ना करें। तो अगर हो सकता है कि अगर उन्होंने बाकी ईरान की अहम शख्सियात को टारगेट कर लिया तो खामनेई साहब को भी एलिमिनेट कर देते, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने उसकी मुखालफत की थी तो उन्होंने उनको नहीं किया। लेकिन उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट गलत साबित हो गई। पॉलिटिकल असेसमेंट ये थी नेतन्याहू की कि जैसे ही मैं जो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको मैं एलिमिनेट करूंगा तो ईरान की पब्लिक जो है वो सड़कों पे निकल आएगी और एंटी रजीम मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और वहां पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये नहीं हुआ, लेकिन इससे भी बड़ी जो उनकी एक पॉलिटिकल असेसमेंट गलत साबित हुई वो ये थी कि उनका ये ख्याल था कि जैसे ही मैं ईरान पर हमला करूंगा तो ईरान के मिसाइल जो हैं वो इजराइल तक तो आ नहीं सकते, तो ईरान जो है वो अपने जो आसपास ईरानी बॉर्डर के करीब जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर जो इजराइल के हामी मगरबी ममालिक है, खास तौर पे अमेरिका है, उसके फौजी अड्डे हैं। तो ईरान उन अमेरिका के फौजी अड्डों को अटैक करेगा। मिसाल के तौर पे यूएई है, मिसाल के तौर पे कतर है। तो जैसे ही ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करेगा, जैसा कि ईरान ने धमकी भी दे रखी थी, तो अमेरिका जो है वो फौरन जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन ईरान ने समझदारी का मुजाहरा किया और
गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको टारगेट नहीं किया। उन्होंने कोशिश की कि सिर्फ इजराइल पे ही अटैक किया जाए। तो अब जबकि ईरान की तरफ से अमेरिका के फौजी अड्डों को टारगेट नहीं किया जा रहा, तो नेतन्याहू डेस्परेट है। अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं, तो वो अब कोशिश कर रहा है, मिन्नते तरले कर रहा है ट्रम्प के खुदा के लिए आके हमें बचाओ। तो ट्रम्प साहब जो है वो G7 कंट्रीज के समिट की तरफ चले गए हैं। तो जब तक ईरान की तरफ से ये रिस्ट्रेंट रहेगा कि वो किसी भी गल्फ कंट्री में अमेरिका के किसी भी फौजी अड्डे को निशाना नहीं बनाता, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है उस पर प्रेशर नहीं आएगा, वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि कोई रिकॉन्सिलिएशन करवाए। तो अगर ईरान ने गलती कर दी और वो किसी गल्फ कंट्री में किसी अमेरिका के फौजी अड्डे को अटैक करता है, तो फिर मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब इस जंग में शामिल हो जाएं। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा, हमने माजी में भी देखा है कि जंगों का इख्तिताम तो टेबल्स पे ही आकर होता है, कि बट आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस तरह से ईरान इस वक्त उसको गुस्सा है, रिएक्ट भी कर रहा है अपने दिफा में, क्या आपको लगता है कि इस वक्त टेबल पर आके बात ख़त्म होगी और वो जो टेबल पर लाने का है जिम्मा वो ट्रंप के ऊपर ही जाएगा और ईरान मान जाएगा ट्रंप की सालिसी के लिए? देखिए अलीना, बड़े ही अदब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता कि ईरान गुस्से में है। अगर ईरान गुस्से में होता तो ईरान जो है वो फिर कतर में और यूएई में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको भी अटैक करता। लेकिन ईरान ने गुस्से में ये काम नहीं किया, उन्होंने हिकमत से काम लिया है, समझदारी से काम लिया है, और वो सिर्फ इजराइल में उन इलाकों को अटैक कर रहे हैं जहां पे कि इजराइल की फौज के और उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के ठिकाने वो उनको अटैक कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि ईरान को चाहिए कि वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर उसने बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की। आप देखें ना कि सऊदी अरब जो है वो ये शिकायत करता था कि यमन के जो हुसी बागी हैं उनके जरिए ईरान जो है वो सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात हैं, तेल की जो उनकी फैक्ट्रियां, उनको अटैक करता है। और सऊदी अरब के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इस मरतबा तो सऊदी अरब जो है वो खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुज़म्मती बयान है इजराइल के खिलाफ, अगर आप उसको दोबारा पढ़ें, उसको गौर करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो ये ईरान को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल जब इस्माइल हानिया साहब को तेहरान में शहीद किया गया और ईरान जो है उसने एक जवाबी हमला किया था इजराइल के खिलाफ, तो इतनी ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिली मुस्लिम कंट्रीज से और वो हमला भी कोई इतना कामयाब नहीं था। तो ये अब जबकि ईरान के मज़ाइल जो हैं वो तिल अबीब और यरूशलेम के साथ साथ हैफा तक पहुंच गए। तो हैफा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैफा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब अगर वो उनके जो मिसाइल हैं हैफा तक पहुंच रहे हैं, तो आप मुस्लिम वर्ल्ड को पहली दफा पता चला जी कि इजराइल को भी कोई चैलेंज करने वाला पैदा हो गया है, तो वो उसके साथ खड़े हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पिछले महीने जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जब जहाज गिराए, तो आपने देखा कि बहुत से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तो ये जो दुनिया है ना, ये ताकतवर के साथ खड़ी होती है। आप थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, अपना जोरे बाजू दिखाएंगे, तो आपके जो खानदान के लोग हैं तो वो आपका साथ देती है। हमारा खानदान ही है ना सारा। तो इससे पहले सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब सऊदी अरब भी खड़ा हो गया। तो ये ईरान को चाहिए कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को साथ लेके चले और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले इनके साथ मुशावरत भी करें, सबको एतमाद में ले। वेरी राइटली सेड। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, अली इमरान सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और वहाँ से लोग जो ईरानी शहरी हैं उनकी इनखला का सिलसिला भी शुरू हो चुका है सड़कों पर, इसीलिए ट्रैफिक जाम है। क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए, ये हम सारी सूरत हाल मालूम करते हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बताइएगा क्या टोटल नंबर है, कितने आ गए हैं हमारे यहाँ? जी, ये कल तक जो स्टूडेंट्स आए हैं 154 स्टूडेंट्स को रिपैट्रिएट किया गया है 6 बसेस के ज़रिए, और जो टोटल तादाद है वो तकरीबन 400-500 हो गई है। कुछ पाकिस्तानी तुर्कमानिस्तान के थ्रू भी एयर रूट के तहत उन्हें प्लान किया जा रहा है। सिमिलरली इराक़ की जो सूरत हाल है,
लैंड रूट क्योंकि बहुत बड़ा और डेंजरस है, ईरान के थ्रू अगर आए, हमारा लैंड रूट तो बनता है और लोग ट्रैवल भी करते हैं अगर जिनको लैंड रूट के थ्रू होता है, लेकिन क्योंकि तेहरान की और ईरान की सूरत हाल इतनी डेंजरस है कि दे वुड लाइक टू अवॉइड दैट रूट, तो उसमें दूसरी सूरत यह है कि आप कुवैत के ज़रिए कोई एयर कॉरिडोर खोलें, जो अभी एट टाइम बहुत हार्ड इसलिए है कि इस पूरे रीजन में एयर स्पेस बंद हो जाता है और उसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि कब खुला रहेगा। तो लिहाजा जो इराक़ में भी जो मौजूद ज़ायरीन हैं और वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, आपको ये मालूम है कि नंबर जो सिर्फ ईरान का है वो एनुअली 7 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन जा रहे होते हैं और इराक़ का तो उससे भी बड़ा है वॉल्यूम। तो अब अगर आप उसको पर मंथ डिवाइड कर लें तो यू कुड ईजली से कि इन दोनों मुल्कों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़ स्ट्रैंडेड होंगे। तो जो सूरत हाल है वो मुसलसल रात को आपने देखी कि ईरानी जो मिसाइल हैं वो पहुँच रहे हैं। तो अली, हम लोगों ने कोई दफ्तर ख़ारजा ने लिस्ट तैयार की होगी, लोगों ने रब्ता किया होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट, उससे मुतल्लिक भी हमें बताइएगा। उसका तो बड़ा पुराने तरीके से मैं आई वुड लाइक टू से कि चल रहा है मामला कि एक नंबर सिर्फ ईरान में यानी तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से मौजूद है। हालांकि आप सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज ज़्यादा इफेक्टिवली मेरा ख्याल है कि आप कांटेक्ट में आ सकते हैं और डेटा ले सकते हैं। इसी तरह इराक़ में 3 नंबर्स हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे जो वहाँ के ज़ायरीन ने शिकायत की। पॉइंट ये अली कि ईरान में तो चले जंग बराह रास्त जंग में चल रही है, वहाँ से तो हमें ज़ाहिर पता है कि इराक़ में भी एयर स्पेस बंद है। ईरान और इराक़ दोनों में एयर स्पेस बंद है और एंड यू नो कि इराक़ में हमारे कितने लोग हर वक्त ही मौजूद होते हैं। सो वहाँ से तो पाकिस्तानियों को अभी लाने पे उस तरह से बात हो ही नहीं रही। ईरान से कैसे आएंगे, ईरान से कैसे आएंगे, सो इराक़ से भी कैसे आएंगे, इराक़ से भी कैसे आएंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वीज़े की ज़ाहिर है कि एक मुद्दत होती है, फिर उसके बाद लोग एक लिमिटेड अमाउंट लेके जा रहे होते हैं। अब फिर अगर आप होटलिंग कर रहे हैं या खाने पीने के अखराजात है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे जो 3 नंबर है, मैंने भी कोशिश की कि उन 3 नंबर से जो कि इमरजेंसी नंबर दिए हुए, अब्दुल्ला ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और ये हाईलाइट होनी चाहिए कि जब यूक्रेन से भी पाकिस्तानियों का इनखला हो रहा था तो जो हाईलाइट किया गया था इमरजेंसी नंबर वो मिल नहीं रहा था। और ये बड़ी मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि हाईएस्ट लेवल पे चीजें हो रही है और जो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटीज है वो खुद नहीं फोन करके देख रहे होते हैं कि बाकी जो ममालिक बाकी जो ममालिक हैं वहां से भी यहाँ पर लोग इसी बड़ी तादाद में आते हैं और अगर आते या नहीं आते कोई ना कोई तो होगा, वो किस तरह से रिपैट्रिएट करें अपने लोगों को? मेरा ख्याल है जो सबसे सेफेस्ट रूट है वो सेंट्रल एशिया का है कि आप सेंट्रल एशिया जाएं और फिर वहाँ से जो है आप, क्योंकि ईरान इतना लेफ्ट और राइट पे इतना बड़ा मुल्क है और मैसिवली वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और फिर इराक़ के एयर स्पेस में तो बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा और पाकिस्तानी रूट भी जो है वो पाकिस्तान भी नेबर है, यहाँ पे जो बलूचिस्तान का एरिया है इट्स नॉट वेरी सेफ टू ट्रैवल, तो लिहाजा जो सबसे ईजीएस्ट रूट है वो सेंट्रल एशिया का। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन? अब हमारी सारी डिस्कशन में इराक़ से ज़ाहिर कैसे आएंगे वापस? उनका यकीनन मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि इराक़ का नेबरिंग कंट्री सीरिया है या जॉर्डन है, वहाँ तो पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और इंक्लूडिंग इराक़ के इजरायली प्लेन्स वहाँ से आ रहे हैं इस कॉरिडोर से और ईरानी मिसाइल भी जा रहे हैं, तो वो तो बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है। हाँ, ये अगर कुवैत से एग्जिट करके किसी तरह से सऊदी अरब पहुँचे या बहरीन वगैरह पहुँचे तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वहाँ से हो जाए। तो आपसे किसी ने रब्ता किया सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे फैमिलीज वगैरह राब्ते में होंगी? ऑफ के मैंने कहा कि आप बगदाद में जो 3 नंबर्स दिए गए आप इसको कांटेक्ट करें, तो वो वहाँ से आया कि नंबर्स मिल नहीं रहे और बहुत मुश्किल सूरत हाल है और यकीनन वॉर की जो अब इंटेंसिटी है वो अभी रिसेंटली ईरान ने बयान दिया है कि हम सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक हम पूरा जवाब नहीं दे देंगे, तो बड़ी ट्रिकी सूरत हाल चल रही, कितना लंबा चलती है नो वन नोस। ठीक है अली इमरान, बहुत शुक्रिया फिल वक्त, और हम उम्मीद करेंगे हमने इस फोरम से आवाज़ तो जो हुकाम है रेलेवेंट इसका नोटिस लेंगे। विद दैट एक ब्रेक ले रहे हैं अब्दुल्ला हम? हाँ बिल्कुल, वज़ारत दाखिला प्लीज सर अगर कोई आ सकता है तो हमें ब्रीफ करें कि व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, किस तरह से इराक़, एक तो हमें नंबर पता लग जाए एग्जैक्टली, अभी तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स की बात की जा रही है, वी शुड हैव एन एग्जैक्ट नंबर कि हाउ मेनी आर देयर स्ट्रैंडेड इन इराक़ एंड ईरान। और एक नंबर दिया गया था बट वो अली इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं कि राब्ता नहीं हो रहा शायद उसके नहीं, नंबर एज अ नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल। और हमें पता लग जाए कि किस तरह से इनको वापस लाने का प्लान बनाया गया है। जी हुकूमत ने बजट तो दे दिया है लेकिन इत्तलात ये हैं कि एन बजट पेश करने से पहले तनख्वाहों में 6% इजाफे की जगह 10% इजाफे के फैसले ने आदाद-ओ-शुमार जो हैं वो ज़रा ऊपर नीचे कर दिए हैं। बजट अहदाफ हासिल करने का मामला अब और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी पर काफ़ी इंतजार किया था। खत्ते की बदलती सूरत हाल, खासतौर पर ईरान इसराइल के दरमियान जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें
कीमतें बढ़ गई हैं जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ा है। हमने सुबह ही बता दिया आपको कि ऑलमोस्ट 5 रुपए फी लीटर तेल बढ़ गया है, पेट्रोल सिर्फ डीजल ऑलमोस्ट 7 रुपए से ज़्यादा बढ़ा है। और अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो हम क्या करेंगे, मतलब और कितना गंभीर सूरत हाल है। और जस्ट बेसिकली एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली पॉलिसी पर आ गए हैं हम, अभी भी खड़े हुए हैं। इसके मुताल्लिक बिलाल अजहर कयानी ने क्या कहा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में, वो भी ज़रा सुन लें। जो भी तनख्वाहदार तबके में किसी तनख्वाह कमाने वाले हैं उसको उनको टैक्स में कटौती नजर आएगी। क्या उस हद तक कटौती है जिस हद तक हम खुद चाहते हैं करना? यकीन उस हद तक नहीं है, मगर हम जितना चादर देकर पांव फैलाते हुए फिस्कल स्पेस को करते हुए कर सकते थे वो हमने की। इसी पे बात करते हैं, मेहताब हैदर हमारे साथ हैं, साथी हमारे द न्यूज़ से। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, बताइएगा। ज़ाहिर है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल जहां आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमने कार्बन टैक्स और BDL तो पहले ही ज़्यादा थी, अब कार्बन टैक्स पे इंसार किया था। पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? और ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत जाती है, एक हद से ऊपर जाती है तो हुकूमतों पर बहुत प्रेशर आता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद इसको प्रेडिक्ट करना कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कहां तक जा सकती हैं, इट्स ए गेस वर्क। ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके असरात जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे हैं वो बड़े ज्यादा है। क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अगर ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो वो उनको बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो अभी हुकूमत ने किया है ये जस्टिफाइबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक टाइम लैग के साथ जो है वो आता है। अभी प्राइसेस जो है अभी बढ़ी हैं, आपने जो है वो उसको पास ऑन कर दिया है, तो बेसिकली ये इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आइंदा आने वाले दिन है, अगर ये टेंशन जो है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद अरसे चलता है ज्यादा अरसे, तो अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में उनको पास ऑन किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है उसके ऊपर तो ये बड़ा आम नुकता है कि इट्स टू अर्ली टू पास ऑन, क्योंकि अभी तो आपके रिजर्व आपने खरीदे हुए हैं, अभी तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब सो इस पे कोई रद्द-ए-अमल आया है? देखिए, बुनियादी तौर पर अब रात को तो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं। बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें ये इजाफा करने में मदद मिलेगा। आपने देखा कि पहले ही ये जो अभी प्रपोज बजट है उसके अंदर इन्होंने एक तो उसकी जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है, दूसरा 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी इन्होंने प्रपोज की हुई है। तो अब तकरीबन अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर देखें तो 77 रुपए से लेके 80 रुपए तक के दरमियान जो है वो हुकूमत अभी अगले नेक्स्ट मंथ से यानी अंडर द लॉ जो है वो एम्पावर हो जाएगी जब ये फाइनेंस बिल पास होगा। अच्छा मेहताब, हमें ये भी बताइएगा, ये जो आपने बल्कि खबर दी थी कि 6 रुपए की 6 रुपए की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ थी, लेकिन फिर उसको बाद में 6% की, फिर उसके बाद उसको 10% कर दिया गया। तो ये कितना बोझ पड़ेगा और इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, उसकी कलेक्शन के ऊपर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सैलरी के हवाले से है वो ये था कि 6% की इनिशियल प्रपोजल थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसको बढ़ा के उन्होंने 10% कर दिया था। तो वहां पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स लॉक हैं IMF के साथ, आपको कुछ रिसोर्सेज भी जनरेट करने पड़ेंगे। तो उन रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हुकूमत ने एक्सप्लोर की और कैबिनेट के दौरान कैबिनेट की जो मीटिंग थी बजट वाले दिन उसमें ये फैसला हुआ कि जो टैक्स की प्रपोजल है कि जहां पे पहले सैलरी स्लैब के ऊपर अगर आप देखें तो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 5% की प्रपोजल थी इनिशियली, उसको 5% को कम करके 1% की इस टैक्स यानी ये जो फाइनेंस बिल है इसमें प्रपोज किया गया था। तो वो जो 1% है उसके बजाय फैसला ये हुआ कि इसको 2.5% जो है वो किया जाएगा, यानी 5 के बजाय 2.5%। अच्छा मेहताब, जरा ये बताएं इसकी जो बुनियाद है यानी टैक्स चोरी को रोकना, ये आपने जो कोट किया है कि राशिद लंगड़ियाल ने सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफ किया, अमीर तबका 1233 की टैक्स चोरी में मुलव्वस है, दौलतमंद तबका 1700 अरब रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन ये सिर्फ 499 अरब देते हैं। ये बताएं इसके लिए हुकूमत ने कोई इकदाम करने का फैसला किया?
देखिए, बुनियादी तौर पर जो इस दफा उन्होंने टैक्स की प्रपोजल्स दी हैं, जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ेहाल जो है वो ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने ये फिगर्स दिखाए कि डायरेक्ट टैक्सेस की साइड पे पाकिस्तान में जो टॉप 5% लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जो है वो दौलत है, उनका जो टैक्स गैप है वो मिलाकर कोई 1.2 से 1.6 ट्रिलियन के दरमियान है, यानी 1% से लेके 1.5% के, जो हायर इनकम ब्रैकेट है उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस कम है। अगर मैं आपको बताऊं तो विदहोल्डिंग टैक्सेस को भी मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कहता हूं। पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सिर्फ 10 to 12% है, 88 to 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का नुकसान ये होता है कि वो गरीब को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका मेहताब साहब, थैंक यू। जी, आपको पता है बरसों गुजर गए, सिंध हुकूमत की तरफ से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के ऐलानात तो होते रहे, लेकिन इंतज़ामिया इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। प्लास्टिक बैग्स या जिनको शॉपिंग बैग्स कहा जाता है उनका इस्तेमाल नहीं रोका जा सका। ना ही हुकूमत प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने वाले दुकानदारों, ना ही प्लास्टिक बैग्स तैयार करने वाले कारखानों के खिलाफ कोई कुछ कर सकी है बेसिकली। और आपको ये भी बताएं कि अवामी सतह पर इस मामले में कोई अवेयरनेस ही दिखाई नहीं देती। अब्दुल्ला, कोई शऊरी कोशिश मतलब नहीं है, एक ये बात भी है। सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने के लिए दी गई मोहलत कल ख़त्म हो गई है। एक बार फिर हुक्काम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कल वाज़े किया है कि प्लास्टिक की ये थैलियाँ शहर के लिए किस कदर मसाइल का सबब बन रही हैं। इनकी वजह से नाले, गटर लाइनें और हमारा समंदर, मतलब जो असासा है और जो हाल आप देखें, मतलब समंदर तक पे हम नहीं रोक सके प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। मुर्तज़ा वहाब क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। कराची वालों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि बारिश की भी आमद है, नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं उन नालों से शॉपिंग बैग निकलते हैं जो हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। या वो हमारी सड़क पर नज़र आती है, हमारे पार्कों में नज़र आती है, हमारी सेवरेज या नालों में नज़र आती है। आगा शाहनवाज साहब है हमारे साथ, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध। बहुत शुक्रिया आगा साहब। बता दीजिए, देखिए, वी ऑल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस के बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हाउ डू यू प्लान टू डू दिस? देयर आर कम्युनिटीज़ इन कराची, विद इन कराची, जहाँ पे बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हैं। आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? I am thankful to you, especially to the all electronic and print media, कि they have taken this issue very seriously. इसमें हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रैल में बैन कर दिया था शॉपिंग बैग्स पर। तो 2 महीने का टाइम तकरीबन हमने स्टेक होल्डर्स को और प्लस जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दिया था कि अल्टरनेटिव पर आ जाए। इन द मीनवाइल पब्लिक अवेयरनेस थ्रू मस तकरीबन जितनी भी हो सकी है पब्लिक अवेयरनेस, उसके लिए सेमिनार्स और पब्लिक जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ एंगेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स भी हमने कोऑर्डिनेशन कमेटीज की बनाई हुई है। इसके साथ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई हुई है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली जैसे मेयर कराची साहब ने एग्जैक्टली सही बताया कि 15 मिनट का यूजेज है, उसके बाद सैकड़ों लोग जो जिस इलाके में है रहते हैं तो वो स्टेगनेंट वाटर खड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम होती है। इसके साथ और भी मैं यहाँ बयान करता जाऊँ, न सिर्फ ये ब्लॉकेज करती है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आगा साहब, लेकिन जो आपने कोशिशें बताई हैं, कुछ अरसे बाद हर हम देखते हैं इस तरह का प्लान एक सामने आता है। इस बार मुख्तलिफ क्या है? इस बार क्यों इन्फोर्स होगा और क्यों ये कामयाब होगा, ये जरा बताएं। इसी हवाले से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि पहले जितनी भी कोशिशें हुई हैं, जरूर कोशिशें अच्छी हुई होगी। इस दफा हमने कोशिश की है कि डायरेक्ट जो फैक्ट्री है, जो स्टेक होल्डर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके साथ हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में आए हैं, प्लस एंगेज किया है हमने हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको, प्लस कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज करने की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सेमिनार्स और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में
हम गए जहां पर हमने इन बच्चों को खास करके इम्यूनिटी का मैं बताऊंगा कि वहां पर हमने सेमिनार किए जहां पर हमने वहां अवेयरनेस के साथ उनसे रिक्वेस्ट की। चलिए हम इसमें आपकी मदद करेंगे और आवाम को आगाही देने की कोशिश करते रहेंगे। अभी हमारे पास वक्त है। आगा शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ुद भी हमें एहसास होना चाहिए, बहुत सी खबरें हैं जो हमने आपको शुरू में दी हैं और उस पर आपका रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। लोग ज़रा परेशान इसलिए हैं पेट्रोल की कीमतों को लेके कि अभी तो जंग का आगाज़ हुआ है और पता नहीं कितना लंबा चलती है। होपफुली ना चले और ये सारा मामला सेटल हो जाए, लेकिन जंग के आगाज़ में ही जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और यहाँ तक असर पहुँचने से पहले ही हुकूमत ने ये असर आवाम तक पहुँचा दिया है। दिस इज़ कंसर्निंग एंड लोग इस पर ज़रा ज़ाहिर है तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और इस वक्त सारी दुनिया के माहिरीन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आगे होगा क्या। आपको पता है ईरान के जवाबी हमले इस वक्त इसराइल के ऊपर जारी हैं। इसराइल भी धमकियां दे रहा है कि वो भी जवाब देगा। ट्रंप ने दरमियान में मीडिएशन की कोशिश और ख्वाहिश दोनों का इजहार कर दिया। सब कुछ किस तरफ जाएगा, ज़रा माहिरीन से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और मेमल सरफराज साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले हम हामिद मीर साहब से भी बात कर रहे थे। अभी तो बज़ाहिर लग रहा है कि अमेरिका इसमें पार्टी नहीं है, ऑल्दो ईरान ने कहा और ऐलान भी किया था कि हम ये नहीं तस्लीम करते कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर इजराइल ने कदम उठा दिया, लेकिन सदर ट्रंप बार बार वाज़ेह कर रहे हैं, साथ में भी कह रहे हैं कि अगर कुछ किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। और इजराइल अमेरिका को इस जंग में धकेलने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। रिक्वेस्ट कह लें, प्ली कह लें, कुछ भी कह लें उसे। अभी अमेरिका रिस्ट्रेन कर रहा है, रेफ्रेन कर रहा है, नहीं शामिल हो रहा। लेकिन ये रेफ्रेन कब तक जारी रहेगा, आपको क्या लगता है? हालात किस तरफ जाएंगे? जल्द या देर से अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा या देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? जी हाँ, काफ़ी प्रेशर तो है, लेकिन इसमें ट्रंप वो गुड कॉप बैड कॉप की खेलने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को कह रहा है कि देखो मैं क्या करूँ, तो इजराइल ने तुम्हें नुक्शा कर दिया है, हमला कर दिया है, तो हमारी वीकनेस हो गई है, तो बैठ के वो डील बनाते हैं। उसकी सिर्फ एक मेन है कि वो डील बन जाए, कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए, ताकि वो उसके हिसाब से क्रेडिट मिल जाए उसको। तो वो जो भी इस्तेमाल कर रहा है इसराइल को, इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि प्रेशर डाला जाए ईरान पे और उनके पास की एसेट्स उनके डैमेज कर दिए जाएं, ताकि कहें चलो यार कुछ तो हम आपसे डील बनाते हैं। सो इट्स ए ऑल गेम बीइंग प्लेड नाउ। ये सब काम खराब हो सकता है अगर अमेरिकन एसेट हिट हो जाएं, गलती से या जान से अगर कोई हिट हो गए, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एसेट्स या फोर्सेस, फिर अमेरिका को कूदना पड़े शायद। लेकिन उस वक्त तक ये गुड कॉप बैड कॉप होगा। इसके बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर पीस एग्रीमेंट अनाउंस हो जाए। बात उसमें मुश्किल नहीं है। ईरान चाहता है कि सब सैंक्शन उठ जाए, वो चाहता है कि हमारी नॉर्मल ट्रेड शुरू हो जाए। उनके पास ये है एक ट्रेडिंग पॉन है, तो ये एग्रीमेंट हो सकता है कि तक कुछ दिनों में कि हम सारी सैंक्शन उठा लेंगे। आप न्यूक्लियर बम बनाने का आप कह दें कि हम नहीं बनाएंगे, आपको जो फ्यूल होगा वो मुल्कों से आएगा, आप उसको रिफाइन मत करें। आप 4%, 3.4% तक आप कर सकते हैं रिफाइनमेंट, 60, 70, 90% नहीं करेंगे। आपको फ्यूल और मुल्कों से सप्लाई किया जाएगा और वो एग्रीमेंट बन सकता है। अब ये बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्योंकि उसमें ईरान में प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों की तरफ से कि उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन ये प्रपोजल उसके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा महमल, आपके क्या अंदाज़ा है इसमें? एक तरफ ट्रंप की जो इनिशियल इसके ऊपर पैगाम था सोशल मीडिया पर, जहां पर वो ईरान को बड़े सख्त अल्फाज में वार्न कर रहे थे कि आपने नहीं हमारी बात मानी, डील के लिए नहीं बैठे तो अब ये होगा। उससे आज जो ज़रा कदरे नर्म कह लें उसको, या एक हाँ सॉर्ट ऑफ वो दरमियान में ज़रा खेल रहे हैं, टोन चेंज है। क्या लगता है ईरान के अटैक ने या जिस नौयत का उसने रिस्पॉन्ड किया है उसने सरप्राइज़ किया इसराइल और अमेरिका को इस पर मजबूर किया है?
देखिए अरीना, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वैसे तो सदर ट्रंप जो हैं, अगर आप ओवरऑल उनकी पॉलिसीज देखें तो वो एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं, और वो अमरीकी, अगर आप उस लिहाज से देखें कि जिस तरह होते हैं प्रेसिडेंट, उनसे वो कदरन डिफरेंट हैं। तो एक तो ये हाँ काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो ये बात है, जो ये ईरान के ऊपर अटैक है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये जो माहिरीन बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अमरीका की मर्जी के बगैर जो है इस तरह का इजराइल इतना बड़ा अटैक कर दे और उसको कंटिन्यू रखे। वो जो आप बात कर रही हैं कि जो टोन मुख्तलिफ हुई है उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर, या वो जो बात है, वो बिल्कुल ये बात है कि जो इस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, उसने ना सिर्फ ये कि इजराइल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब पहले भी इस तरह की उनको प्रोवोकेशंस हुई थी तो वो उस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। हो सकता है कि शायद वो इसी दिन के लिए उन्होंने ये सब कुछ जो है वो बचा कर रखा हो कि अगर कभी इजराइल, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि नेतन्याहू कब से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर वो हमला करे, तो ये चीज तो जरूर है। लेकिन इसके ऊपर जो एक चीज अलीना कही जा रही है वो ये है कि जो नेतन्याहू का मकसद है, यानी कि जिस तरह अभी वैसे प्रोफेसर साहब जो बात कर रहे थे वो बात उनकी दुरुस्त है कि अगर ईरान दोबारा टेबल पर आ जाता है, कुछ चीजें निगोशिएट हो जाती है, तो ट्रंप तो यही चाहेंगे। लेकिन जो एक नेतन्याहू के लिए कहा जा रहा है कि जो हार होगी वो अगर कोई रजीम चेंज नहीं होती, क्योंकि जो रजीम चेंज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इजराइल का ही है कि वो बार बार ईरान के बारे में और ये बात करी जा रहे हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी चीज लग नहीं रही कि जिस तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया मेमल, और इसी में प्रोफेसर साहब से राय लेते हैं। प्रोफेसर साहब, इजराइल तो चलिए चाहता ही है ईरान में रजीम चेंज, लेकिन अमेरिका की भी ये देरीना ख्वाहिश रही है। अगर किसी किस्म का मुआहदा होता है जिसमें रजीम चेंज नहीं होती है, सिर्फ ट्रेड और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेड खुल जाती है, तो फिर वो जो मेन टारगेट है, या अज्यूम किया जा रहा था कि असल तो रजीम चेंज का मसला है, जो इजराइल को भी मसला है, वो तो अचीव नहीं होगा। See, regime change is a method of achieving के गोल्स क्या हैं। गोल ये हैं कि भाई हमें धमकियाँ देनी, आप हमसे हमेशा धमकी ना हो, और आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली किल कर दो। अगर दो चीज़ें अचीव हो जाती हैं, अगर रजीम चेंज हो जाएगी तो ज़ाहिर है काफ़ी आसानी से हो जाएंगी, लेकिन रजीम चेंज करना बहुत मुश्किल है, और इसको रजीम चेंज के बगैर भी ये चीज़ें मानी जा सकती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसराइल ने अपने नेबर के साथ पीस कर दिया था। इजिप्ट के साथ हुआ, जॉर्डन के साथ हुआ, अब्राहम अकॉर्ड हुई, सीरिया को वैसे उन्होंने तबाह कर दिया। तो ये बस ईरान एक रह गया जो कि ताकतवर भी है। तो इस तरह से अगर अग्रीमेंट हो जाए तो रजीम चेंज के बगैर भी हो सकता है। अच्छा नईम साहब, इसके थोड़े से खदोखाल बताइएगा, आपकी माहिराना राय में अगर कोई सीज फायर होता है, क्योंकि ईरान तो अभी इत्तलात के मुताबिक सीज फायर के ऊपर नहीं है आमादा, तो उसकी हैयत क्या होगी? कौन वो फरीकैन हो सकते हैं जो ईरान को और इसराइल दोनों को मेज पर बिठा सकते हैं? क्योंकि एक नजरियाती डिफरेंस है ना। Who will be the guarantor? हाँ। सो अमेरिका हैज टू प्ले दैट रोल, और कोई गारंटर उसका कौन हो सकता है? और ये सीज फायर नहीं होगा। ये बातें कर, एक दफा उनको देखा ना, उनको 30 साल से कोशिश कर रहा था नेतन्याहू कि जाके मैं मारूं उनको, कुछ तबाह करूं न्यूक्लियर को, उसको मौका नहीं मिल रहा था। अब मौका मिल गया क्योंकि उसके दुनिया में उसकी गाजा की वजह से उसकी रेपुटेशन तो खराब हो चुकी है। कहता अब लेना है तो ब्लेम अभी ले लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ उसको मैं, वो भी ठीक है, तो फायदा उठा रहा है। सीज फायर नहीं होगा, इसका ये होगा जब तक या तो वो तबाह कर देंगे काफी हद तक, और फिर ईरान इज विल कम बैक टू ए नेगोशिएटिंग टेबल, या अमेरिका जाके उनकी दबाएगा जरा गर्दन, हाथ गंदन अच्छा गर्दन दबा के काम होगा, आसानी से काम नहीं होने वाला। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, और फिर मेहमल आपके पास भी आएंगे, आयरन डोम के हवाले से यही था ना कि ये ऐसा एक डिफेंस सिस्टम है जिससे कुछ पेनिट्रेट हो ही नहीं सकता। बहुत नुकसान पहुंचा है ईरान में भी, उनके चुन चुन के साइंसदानों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत ही इन्फिल्ट्रेटेड इंटेलिजेंस है मुसाद की विद इन ईरान। लेकिन जितने मिसाइल इजराइल में भी गिर रहे हैं और मुताद्दिद शहरों में गिर रहे हैं, ये भी परसेप्शन वेस्ट में, आप हमें बताइए, अमेरिका में जो परसेप्शन थी कि जी इजराइल में तो कुछ नहीं घुस सकता, वो तो खत्म हो गई। नहीं, ये परसेप्शन अमेरिका में नहीं थी, ये यही थी कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप मिसाल को देखें तो 14% मिसाइल एंटर हुए हैं, तो देखें ना उनके हिसाब से 80%, 84%, 86% उन्होंने मार दिया है, लेकिन 14% भी काफी ज्यादा होते हैं। उन्होंने 200 मिसाइल लॉन्च किए हैं, लेकिन कितनी दिन तक कर सकेंगे? 4 दिन, 8 दिन,
30 दिन इतने मिसाल हैं भी उनके पास कि नहीं है। तो डैमेज तो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। 4 शहरों में डैमेज हुआ है, तो इजराइल की हो रही है डैमेज काफी ज्यादा। तो देखिए अब कब तक ये चलेगा ये काम। मेरे ख्याल में विद इन 1 वीक यू विल सी अ चेंज। और आयरन डोम से मुताल्लिक कहते हैं ना कि और इनिशियली जो प्लान था ईरान का भी, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कितना ओवरवेल्म उसको कर दिया जाए कि ज़्यादा चीज़ें पेनिट्रेट हो ही जाएं। बट महमल, मुझे बताएं वहाँ पर अमेरिका में आपकी यकीनन लोगों से भी रब्ता होगा, सहाफ़ियों से भी बात होगी, जनरल सेंटिमेंट क्या है? क्या लोग जो इसराइल ने मुख्तलिफ महाज दुनिया में खोले हुए हैं और इसराइल दुनिया में बहुत से केओस के पीछे है, के साथ करे चला एग्जैक्टली लोगों के अंदर क्या रिजेंटमेंट है और क्या वो इतनी शदीद है कि ट्रंप तक वो जज्बात पहुंचे और ट्रंप मजबूर हो जाएं कि इसराइल को रोक सकें या एटलीस्ट कह सकें कि आप बंद करो इसको? देखिए, अगर तो कोई रोक सकता है, ये यहाँ पर यही सेंटर है कि अगर कोई इजराइल को रोक सकता है तो वो अमेरिका ही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलाय, सपोर्टर, बैकर, फाइनेंसर, वो सारी जो चीजें हैं वो तो अमेरिका ही है इजराइल का। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान के मामले के ऊपर तो दूसरी वो वाली वेस्टर्न कंट्रीज भी जो वैसे जो है गजा के ऊपर आवाज फाइनली उठा रहे थे, फाइनली मैं जब इतनी बड़ी जेनोसाइड होने के बाद अब जाकर बोल रहे थे, वो भी ईरान के ऊपर जो है वो फिर साथ खड़े हो गए हैं इजराइल के। तो अगर लेकिन अभी भी कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका ही है, क्योंकि एक मिडिल ईस्टर्न खित्ते के अंदर जो है आप कह लें कि वेस्ट का जो एक फ्रंट एलाय के अलावा वैसे भी आप कह लें कि जो बुली है जो वेस्ट की तरफ से, वो इजराइल है इस खित्ते के अंदर। तो अमेरिका इनको रोक तो बिल्कुल सकता है अगर ट्रंप इनके ऊपर करे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त जो प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं कि इवेंचुअली अगर डील होगी हफ्ते के अंदर शायद हम कुछ चीजें देखें। लेकिन इसके अंदर जो मैं कही थी कि जो 2-3 चीजों का के बारे में यहाँ के माहिरीन भी कह रहे हैं वो ये चीज है कि क्या ईरान रुकेगा, क्योंकि ईरान ने अभी तक तो यही बात की है कि जब तक इजराइल अपनी स्ट्राइक्स नहीं रोकेगा तो हम भी जो है हम अपने स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे, ये अटैक नहीं खत्म करेंगे। सारी बात है, वो उतनी पावर या वो वाली चीज तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उनके पास इतने ज्यादा वेपन्स भी उस तरीके से नहीं है जो इजराइल के पास है, तो उससे तो नहीं मुकाबला। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया उसको उससे सभी सरप्राइज हैं, और खासतौर पर इजराइल जो है वो भी काफी उस तरीके से सरप्राइज। अच्छा, प्रोफेसर साहब से एक बात करेंगे, आप बिल्कुल जवाब की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर नुकसान तो हो रहा है। अब जब नुकसान हो रहा है तो आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, इजराइल के बारे में आम तासुर यही था ना कि इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, मिडिल ईस्ट में वाहिद है जिसको हर तरह की इम्प्यूनिटी हासिल है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी किस्म के चेक एंड बैलेंस से आज़ाद है। सो जो दीगर ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं, एटलीस्ट इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं, आपको लगता है कि इस सूरत हाल के बाद जिसमें उनको नजर आ रहा है कि ईरान इजराइल को चैलेंज कर रहा है, वो भी कुछ उनके नजरिए में या उनकी पॉलिसी में कुछ शिफ्ट होगा? आई थिंक द ओनली शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुर्की से होगी। तुर्की के अलावा किसी के पास ना मिलिट्री है, ना स्ट्रेंथ है, ना पावर है। इजिप्ट तो बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया उन्होंने। तो सऊदी अरेबिया के बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि ईरान की बैठ जाए काम ताकि ऑयल मोनोपोली ज़्यादा हो जाए। तुर्की इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो तुर्की का जो है अर्दोआन, ही इज़ बिन फेवर ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंड स्लाइटली फेवरिंग ईरान। इजराइल से लेटली उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे हैं, पहले होते थे एक ज़माने में। तो वो दे कैन प्ले अ रोल एंड उनका रीजनल पावर भी है, उनकी सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो में, सेकंड बिगेस्ट आर्मी इज तुर्की, सो दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने प्रोफेसर साहब पहले ये कहा कि अमेरिका ये सिर्फ जो सुलह भी करवा सकता है या किसी मुआहदे के लिए दरमियान में बिठा सकता है, लेकिन ईरान अमेरिका की बात पे क्यों यकीन करेगा? ईरान तो कहता है इसराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर हमें धोखा दिया है डील के मामले के अंदर। लैक ऑफ ट्रस्ट। सो उसके लिए अगर चाहे तो आखिर में ट्रंप अपने आप को विक्ट्री लैप ले लेगा। इट हैज टू बी इंटरनेशनल कोalition। नहीं, बट व्हाई वुड ईरान ट्रस्ट अमेरिका? व्हाई वुड दे लिसन टू देम? बिकॉज दे आर लूजिंग मोमेंटम। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज में एक जहाज एक टैंकर में ये बम गिरा दें, स्ट्रेट ऑफ हरमुज छोटी सी नैरो सी है, सारी ट्रैफिक ऑयल वहां से होती है, वो उनकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी ऑयल एक्सपोर्ट। तो दे आर इन ए वल्नरेबल सिचुएशन और डायरेक्टली अटैक भी नहीं कर सकते इसराइल को, तो वो उनको कैपिचुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि कैसे कैपिचुलेट कर लें ताकि
उनकी इज्जत खराब ना हो, तो दिल भी है नेगोशिएटिंग टेबल, देयर विल बी सम डील रीच्ड। वो कमजोर हालत में है ईरान, जाहिर है कमजोर हालत में है एज कम्पेयर टू इजराइल, और बरतानिया भी इजराइल की मदद को पहुंच चुका है। अमेरिका अभी तक रिस्ट्रेन किए हुए है, नहीं कर रहा, नहीं कूद रहा उस तरह से, लेकिन कब तक, ये भी एक अहम सवाल है। तब तक जब तक अमेरिका के तमाम असासे महफूज हैं और उन पर कोई गलती से या जानबूझकर कोई वार या कोई हमला नहीं होता। मेबल, आपको क्या लगता है जिस तरह का प्रेशर बन रहा, जो अमेरिका में लोकल ऑडियंस है सदर ट्रंप की, इनको वोट भी, इनका तो इलेक्शन कैंपेन ही इसी सिलसिले में थी कि हम किसी नई जंग में नहीं जाएंगे, सदर ट्रंप की प्रेशर कब तक ले पाएंगे, क्योंकि इजरायली लॉबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद इन अमेरिका। जी देखिए, लेकिन जो उनकी वोटर बेस है वो तो एक्चुअली जंग नहीं चाहती। वही तो वो कह रहे हैं, ये उनकी वोटर बेस जब जंग नहीं चाहती, लेकिन इजरायली लॉबी उसमें चाहती है कि अमेरिका कूदे, तो ये बैलेंस कैसे करेंगे? इसी वजह से देखिए ना, देखिए अब्दुल्ला, एक तो ये चीज है कि अभी तक डायरेक्टली अमेरिका ने पहले दिन से अपने आप को डिस्टेंस किया। हालांकि जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बगैर इतना बड़ा हमला इजराइल जो है वो कर दे, तो बिल्कुल वो जरूर इसके साथ है। और इसीलिए जो अभी एलिना भी बात करी थी कि ट्रस्ट कैसे करेगा ईरान। देखिए, ट्रस्ट तो अगर उसे करना होगा तो इसका मतलब है कि जो खित्ते के गारंटर्स होंगे वो उनको इसके अंदर प्रॉपर गारंटीज देनी पड़ेगी। क्योंकि हाँ, आपको याद होगा कि संडे को, क्योंकि इनकी मीटिंग होनी थी, इनकी नेगोशिएशन जो स्टार्ट होनी थी, और उससे पहले ही हमला हो गया। यानी कि वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, ईरान भी यही समझ रहा था कि शायद अगर कोई ऐसा चीज अटैक होगी तो वो ये है कि अगर टॉक्स फेल होती हैं, और अगर आप वैसे उस वक्त की एनालिसिस और रिपोर्ट्स भी देखते हैं, वो भी यही कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने हमला कर दिया, और वो बल्कि ना सिर्फ ये कि सैबोटाज की, वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही होगी। और इसी वजह से अब ईरान कह रहा है कि हम कैसे ट्रस्ट करें, हम किस तरह से इस तरह की नेगोशिएशंस करें। तो उसके अंदर तो खित्ते के लोग होंगे, खित्ते के जो है वो मालिक होंगे। मेरे ख्याल में वैसे कि जो गल्फ कंट्रीज, लीना के गल्फ कंट्रीज भी जो है, सऊदी अरब भी, कोई भी कंट्री, बेशक उनके ईरान के साथ जो भी हो, और वो नहीं चाहते होंगे कि वो जौहरी ताकत भी बने, और ईरान के साथ उनके डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन इजराइल भी जो इस वक्त कर रहा है, तो इजराइल की जो एक आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो उसका इमेज जो है, एक बुली और एक जेनोसाइड कमिट करने वाले मुल्क के अलावा गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहती कि इजराइल बगैर किसी को जवाब दिया। आपने देखा है कि कोई इंटरनेशनल लॉ वो फॉलो नहीं करते, कोई रूल नहीं, और एक न्यूक्लियर पावर नेशन है, यानी कि वो इस तरह की पावर, लेकिन किस तरह से वो इम्प्यूनिटी के साथ ये सब कुछ कह रहे हैं, सीरियसली एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर नईम जफर साहब, महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। ऑनेस्टली इसराइल ने जिस तरह से अब्दुल्ला, लोग पूरी दुनिया के अंदर एक ना कांस्टेंट एंग्जाइटी का बाइस बन गया है। सुबह आप उठते हैं, एक नया महाज खुला होता है, रात आप सोते हैं, पता चलता है अच्छा वो बंद हो गया, दूसरा एक खुला हुआ है। कितना कियोटिक हो रहा है दुनिया में सारा का सारा, इट्स हॉरिबल, और सबके पीछे इसराइल है। इफेक्ट यू नो इट हैज ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ, क्योंकि गजा से जो विजुअल्स आए हैं गुज़श्ता 1.5-2 साल में, किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल करने के लिए काफी है। जी भाई, लॉर्ड्स के तारीख साज क्रिकेट ग्राउंड में हफ्ते को एक नई तारीख रकम हुई है और एक नई सुपर पावर का ज़हूर हुआ है। सुपर पावर, हम अब जनूबी अफ्रीका की बात करेंगे, जिसने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है, और बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही मुश्किल और बड़े ही अरसे के बाद यह एजाज अपने नाम वैसे किया आप सबको तो पता है कि जब इस टेस्ट चैंपियनशिप का हम अनाउंसमेंट करे थे, खबर पड़े थे, तो अपनी जो पॉइंट्स या अपना जो वेट है अब्दुल्ला ने ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में भरा था, 27 साल। अच्छा सर, मैंने नहीं, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स, बड़े बड़े एनालिस्ट यही समझ रहे थे कि चोकर्स की एक कॉनोटेशन अटैच्ड है ना, कि जनूबी अफ्रीका जो है वो पहुंच तो जाते हैं फाइनल तक, सेमीफाइनल तक भी इवन, लेकिन फिर वो फिनिश नहीं कर पाते। चोकर्स इसीलिए उन्हें कहते थे ना। तो इस दफा प्रोटियाज ने जो अपने साथ वो चोकर्स का लेबल है ना, उसको उतार फेंका है, और जनूबी अफ्रीका जो है उसके कप्तान टेम्बा बवूमा कहते हैं कि मैच के चौथे दिन भी उन्हें चोकर्स का ताना सुनने को मिला था। उनके अपने ही एक खिलाड़ी ने कहा था कि हम अपनी बाकी 8 विकेटें 60 रन से पहले ही खो सकते हैं। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक भी ये गलत उनके मुताबिक ये गलत कहना ना होगा कि प्रोटियाज की इस फतह के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक नई सुपर पावर का ज़हूर हुआ है, जैसे कि अब्दुल्ला भी कह रहे थे। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। हमारे अपने राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑलवेज। बताइएगा, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे थे जरा मुश्किल है इनका, और मुझे लग रहा है कि इन्हें खुद भी इतना यकीन नहीं था। सो व्हाट वाज योर प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया, अब्दुल्ला भाई, ऑस्ट्रेलिया ना रेड हॉट फेवरेट था, कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। लेकिन इसमें एक चीज थी कि दोनों टीम खेलती भी नहीं आ रही थी, सीजन ऑफ था, और ये जो फाइनल था, ये गैप था, आईपीएल के बाद गैप था। आईपीएल है, व्हाइट बॉल है, T20 क्रिकेट है, टेस्ट नहीं है।
और जो दो प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और मार्करम ने जिस तरह से बैटिंग की, हालांकि इंग्लिश सरजमीन पे उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से थर्ड डे उन्होंने कैप्टन के साथ बैटिंग की है वो यादगार बैटिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट। एक चीज और है, 2014 में अंडर 19 जब जीती थी, कैप्टन थे मार्करम, आईसीसी अंडर 19 जीते और कसिगो रबादा भी साथ में थे। तो दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हिस्ट्री आईसीसी में अंडर 19 लेवल पे बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए साउथ अफ्रीका की, तो नस्ल परस्ती की वजह से 1969 में शायद इनको बैन लग गया था, लेकिन उससे पहले की जो सीरीज कप्तान की इनिंग की आप बात कर रहे थे, आप बहसित कप्तान, उनकी जो इनिंग थी तारिक साज, ज़ाहिर फतह तो हो गई, लेकिन उस पे आपकी राय क्या है? कामयाब तरीन कप्तान, कोई मैच नहीं हारे टेस्ट मैच में, और जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने, और मुश्किल थी क्योंकि इंजरी भी थी उनको और उनकी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और साथ दिया उन्होंने मार्करम का, तो वो भी इनकी यादगार है। और एक चीज, एक लेवल जो आपने अभी बात की इंट्रो में कि जोकर्स का लेवल लगा हुआ था, वो हटाया है इन्होंने और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है। आई थिंक सुपर पावर तो ये पहले भी था, लेकिन आईसीसी के इवेंट में थोड़ा सा इनको इश्यूज होते हैं, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, 96 का वर्ल्ड कप हो, 2003 हो, 2007 हो, बहुत सारे वर्ल्ड कप में ये बिल्कुल जीते जीते बाहर हो गए, रह जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये फिनोमेना बताएं राशिद, हमने रिसेंटली ये देखा है अंडरडॉग टीम्स या फिर ऐसी टीम्स जो छोटी रही हैं, रिवायती तौर पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं है, एटलीस्ट फिनिश नहीं कर पाई उस तरह से मैचेस को, वो अब सडनली उभर के सामने आ रही हैं और जीत रही हैं। ये फिनोमेना एक नया क्रिकेट में कैसे हो रहा है? क्या नई ये कोई नर्व्स इनके पास आई हैं? व्हाट इज हैपनिंग? अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो ये तो रिच हिस्ट्री है इनके, फास्ट बॉलिंग बहुत ही आई है। एरन डॉरन से लेके डिविलियर्स हो जाए या रबादा भी हो जाए, नोकिया हो गए, बहुत सारे बॉलर इनके पास आते हैं। दुनिया में शायद बॉलिंग वीक है दूसरी टीम की, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर देखते हैं बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग रही है। और दूसरी जो अगर आप व्हाइट बॉल में बात करते हैं, काफी टीम्स ऊपर आ रही हैं जो कि T20 लेवल पे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर हम 150 साल में देखें, बहुत सारी टीम ऊपर नहीं आ रही है। 8 टीम्स हैं वो आपस में खेलती रहती हैं, 5-6 टीम अच्छी हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो छोटी टीम है वो उभर के सामने आ रही हैं, वो कम्पीट कर रही हैं दुनिया क्रिकेट पे। अच्छा राशिद भाई, हमने देखा न्यूट्रल वेन्यू था और पहले दिन विकेटें भी गिरी, सीजन भी ऑफ था, क्या लगता है आपको दोनों टीमों पे इस तरह की कंडीशंस में या इस तरह के वेन्यूज पे कितना प्रेशर होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया? जी, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, थोड़ा सा सीजन ऑफ था और ये दोनों टीम बाउंसी ट्रैक पे खेलने की आदी है, इसीलिए देखें 2 दिन में 28 विकेट गिरी हैं, 14 विकेट गिरी हैं 2 दिन में। स्विंग सीम और थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो या साउथ अफ्रीकन हो, ये अपने अपने कंट्री में बाउंसी ट्रैक पे खेलते हुए आए हैं। और बॉल का भी होता है कि ये अपनी कंट्रीज में कोकोबूरा यूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान कोकोबूरा यूज करता है, यहाँ पे ड्यूक बॉल खेली गई होगी और जिसकी वजह से इंग्लैंड में ड्यूक बॉल जिसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू के 2 दिन जहाँ पे ओवरकास्ट रहा, पिच में वेयर एंड टेयर से, वहाँ दोनों टीम ने बड़ी मुश्किलात हुई है, 1-2-50 हुए हुए थे। तो मतलब ये कहा जा सकता है इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स इनडीड, और उन नर्व्स का हमने देखा कि किस तरह से फर्क भी पड़ा। अच्छा ये बताएं कि क्या ये जो जीत मिली है टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को, क्या ये T20 और वनडे के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी? टीम्स को वहां पर भी थोड़ा हौसला और आगे मजीद या अपनी वो जो एक लेबल है वहां से भी उतारने का मौका मिलेगा? ठीक है, टीम तो अच्छी है, लेकिन अभी रैंकिंग में देखते हैं ओडीआई क्रिकेट में नंबर 6 पे है ये और नंबर 5 पे ये लोग हैं T20 में। थोड़ा मुश्किलात हो गई क्योंकि इनके अच्छे जो प्लेयर हैं वो T20 छोड़ जाते हैं, वनडे छोड़ जाता है। अभी आपने देखा होगा क्लासन छोड़ गए, उससे पहले क्विंटन डिकॉक छोड़ गए थे, रिटायर कितने सारे प्लेयर इनके एक साथ हुए, एबी डिविलियर्स से लेके हाशिम आमला, फाफ डु प्लेसी से लेके दूसरे जो थे डु प्लेसी थे और दूसरे प्लेयर से जो रिटायर हो गए। तो इनको एक मुश्किलात होती है कि इनके जो प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। इनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि कुछ यंग प्लेयर्स आ गए जो कि संभाल रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी दूसरी टीम बहुत आगे चल जा चुकी है, इंडिया है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये टीम बहुत आगे जाती है। इवन दूसरी टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है और इनके जो है टाइम इतना नहीं है, लेकिन कोटा सिस्टम ने बहुत डैमेज किया है साउथ अफ्रीका को।
अच्छा, हमारे लिए एक और हाईलाइट भी थी इस मैच में, मतलब इस सारी सूरत हाल में सना मीर का लॉर्ड्स में घंटी बजाना, अब पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आना, ओवरऑल 15 है इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तानी की बात की जाए तो शी इज़ द 8th पाकिस्तानी ओवरऑल ख़वातीन और मर्दों में। सो राशिद भाई, बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारी लड़कियों के लिए, बड़ी अचीवमेंट है सना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। कुछ दिन पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि एक चैनल पे बैठी हुई थी और उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में क्रिटिसाइज किया था पीसीबी को, तो इनको कमेंट्री पीएसएल में नहीं मिली। ये देखें आप, और कहाँ जाके अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि लॉर्ड्स पे वाहिद वुमन थी जो पाकिस्तानी थी, और वहाँ पे इनको आईसीसी की कमेंट्री भी करती हैं और आईसीसी के टेक्निकल कमेटी वुमेन के विंग में भी हैं। तो जो हम लोग अचीव नहीं कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सका, वो आईसीसी ने इनको दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है ये सना के लिए इंडिविजुअली और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीसीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो साबिक हेड कोच है ना गैरी कर्स्टन, राशिद, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कोचिंग के लिए दोबारा बुलाया गया और हालात साजगार, माहौल साजगार मिला तो वो ऑफर कबूल कर सकते हैं। कौन सा माहौल होता है जो साजगार होता है? वैसे वो कहते हैं कि जी हार की सूरत में जरा तनाव का शिकार हो जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लड़के दबाव ज्यादा ले लेते हैं। ये बताएं आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले आएंगे तो एक और इसने जवाब दिया था कि अगर मुझे पावर्स वापस मिलती है, मतलब कि आपकी सिलेक्शन में से होनी चाहिए ना, अगर आपकी कुछ है ही नहीं, जिस वजह से छोड़ के चले गए थे, गैरी हो या जैसन हो, दोनों छोड़ के चले गए थे, वही पावर्स अगर हैसन को, माइक हैसन को मिल जाए, वो तो फिर ज्यादती है ना। तो कोई भी कोच ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने रास्ते बंद कर रहा हूँ कोचिंग के, वो चाहे वो नामीबिया की टीम हो, चाहे पाकिस्तान या इंडिया, वो अपने रास्ते हमेशा, प्रोफेशनल्स हैं ये, अपने रास्ते हमेशा खोल के रखते हैं। तो अनप्रोफेशनल तो थोड़े हम हुए थे, लेकिन हमें अभी तक अच्छा कोच नहीं मिल सका। ठीक है, तो गैरी कर्स्टन अच्छा कोच था, हमने लॉस किया उसको, स्पेशली बड़ी क्रिकेट में थोड़े अरसे वो रहे, और ये बयान मेरे ख्याल से पॉजिटिव बयान है, अच्छी चीज है ये। तो पॉजिटिव बयान है, अच्छी चीज है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वफाक में इत्तेहादी हैं, लेकिन पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इंतजामी मामलात पर अक्सर एक दूसरे पर, आपको पता है, तंज के तीर चलाते रहते हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के ताने दे रही है। सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद मैदान में नजर नहीं आती, जबकि सिंध के नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद होते हैं। खासतौर पर ईद उल अज़हा के के पर सफाई सुथराई के इशू पर दोनों हुकूमतों के नुमाइंदों में खासी नोक झोंक भी हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मरियम नवाज का नाम लेकर उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए, देखिए जरा। अब लेवल देखिए, एक मेयर का जवाब पूरी हुकूमत दे रही है। मैं क्या बात करूं, मैंने कोई बदतहजीबी नहीं की, मैंने मरियम साहिबा के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पास तो वो जराए नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन चला सकूं, इसलिए मैं सड़क पर घूम रहा हूं आपके सामने। यही कहा ना मैंने यार। आजमा साहिबा की अगर आप मादी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें ना, तो इस तरह की बहुत सारी और बातें भी उन्होंने की। वो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात शायद ठीक रहें। मेरा चीफ मिनिस्टर मैदान में नहीं निकला होता, क्यों? क्योंकि सिंध भर में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है। कराची का मेयर है, हैदराबाद का मेयर है, सक्खा का मेयर है, लाड़काना का मेयर है, नवाबशाह का मेयर है, मीरपुर खास का मेयर है, वो मैदान में थे। तो मैंने ये कहा कि भाई पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर मैं ये बात भी नहीं कर सकता तो फिर सोचे हमें सफोकेट करने की कोशिश करें तो पता नहीं वहाँ क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने अपनी हुकूमत का दिफा किया। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो कहते हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आया। ईद के तीसरे दिन भी सिंध की वीडियोस लोग देख रहे हैं जहां हर तरफ कचरा ही कचरा है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है, ये कहना था आज़मा बुखारी साहिबा का। ये आप सबको मालूम है, आपके लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरियम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। और यही वो लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी, और उसी लेगेसी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे, उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
ये बयानबाजी तो चलती रहती है सियासत में, आपको पता है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम भी इम्पोर्टेंट है एंड बल्दियाती निज़ाम का काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी पे बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात है पंजाब की। शुक्रिया अज़मा साहबा। अज़मा साहबा, मरकज़ी मामले पर आने से पहले ज़रा बजट पर बात कर लेते हैं। पंजाब के बजट में सुना है बहुत से नए टैक्सेस आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो तैयारी रखें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नलीना, गुड मॉर्निंग। और हुमा को मिस कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो कई दफ़ा जो है ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि पंजाब का बजट जो है वो टोटल टैक्स फ्री बजट है। सो इसलिए जो है वो तैयारी श्यारी जो है वो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब के सामने जितने भी प्रपोजल्स आए थे टैक्सेस के हवाले से, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है और टोटल इंशाल्लाह ताला एक टैक्स फ्री बजट होगा, एक सरप्लस बजट होगा पंजाब का, जिसमें तमाम सेक्टर्स जो हैं, तालीम है, सेहत है, सोशल सेक्टर है, इन तमाम को पहले भी प्रायोरिटाइज़ किया गया था पिछले बजट में, इस दफ़ा भी प्रायोरिटाइज़ किया जाए। चलें, अच्छा अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, बल्दियाती निज़ाम, जिसके ऊपर बड़ी चपकलिश भी चल रही है। पीपल्स पार्टी से आपके बयानात के तबादले वाली एक महफिल भी लगी हुई है। अच्छा, इस बार आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बल्दियाती हुकूमत ना होने का ताना दिया जा रहा है। ये कोई वैसे देखा जाए तो आपको गलत बात लगती है या कोई गैर मुनासिब बात है? क्योंकि अक्सर आइनी, कानूनी, जमहूरी ज़रूरत, अवाम का हक यहाँ पर दिया नहीं जा रहा, ऐसा ताना भी दिया जा रहा है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आती कि सिंध वाले जो है उनका प्रॉब्लम क्या है। बात अपनी होती है, अपने सूबे की बात हो रही होती है, उनसे अपने सूबे का सवाल पूछा जा रहा होता है, वो पंजाब पे कूद पड़ते हैं, फिर सिर्फ पंजाब पे नहीं कूद पड़ते, सीधा जो है वो चीफ मिनिस्टर को बीच में ले आते हैं। अब ये कि आपके पास बहुत अच्छा बल्दियाती निज़ाम है, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे डिलीवर करें। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात की हमारी पूरी तैयारी है। और ये जो कहते हैं ना कि जी आप जो है वो इलेक्शन नहीं करा रहे, हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया है कि बजट के फ़ौरन बाद हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो है, बाय द वे, उसके पास लोकल बॉडीज़ का बिल इस वक्त जो है वो अंडर डिस्कशन है और चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि बजट के फ़ौरन बाद जो है इसको एक्सपेडाइट करके जो है इसको मंजूर किया जाए और उसके बाद जो है वो हम बिल्कुल इलेक्शन जो है उसके लिए तैयार हैं। इसलिए ये कहना, और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये याद रखने वाली बात है कि जब भी जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और नून लीग नहीं कराए हैं, ये तारीख़ है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जो पिछली हुकूमत आई थी, उस पिछली हुकूमत ने 1.5 साल पहले ही जो है वो बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए थे पंजाब के अंदर, जिसको इंशाल्लाह ताला अब हम बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो बिगल बजने वाला है। अच्छा अज़मा साहबा, आपने कहा कि बजट के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा के अहकामात हैं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए। अब बजट के बाद ज़ाहिर है फिर कोई टाइमलाइन है, कोई डेडलाइन है जो आप हमें दे सकती हैं? ये ना हो ना कि अगला बजट आ जाए, कहीं से लगे तो सही कि हाँ जी इस मरतबा एक्चुअली इलेक्शन कराने का इरादा है और हो जाएंगे, इसी साल हो जाएंगे। ने पहले भी बताया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, अभी हमने 2 इलेक्शन बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बल्दियाती जो हमारे ज़िमनी इलेक्शन थे, एक मुरीदके का और एक अभी समड़याल का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो डिलीवर किया है इस 1 साल की जो एक कलील मुद्दत है, उसमें तो अब हमारी पार्टी के लोग नहीं, हमारे नाकिद जो है वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में लोगों को डिलीवर किया जा रहा है, अद्वियात मिल रही हैं, नए स्कूल्स बन रहे हैं, नए हस्पताल बन रहे हैं, सुथरा पंजाब ने अपने जो है वो लैंडमार्क अपना जो है वो काम किया है, पिछली 2 दफ़ा भी था, इस दफ़ा भी है। सो इसलिए हम अपनी परफॉर्मेंस पे चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत कॉन्फिडेंट है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, टाइमलाइन मेरी बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि जुलाई के अंदर इंशाल्लाह ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन को जो है वो भेज देंगे कि वो जो भी प्रोसेस होता है, हल्का बंदियाँ हैं, नई जो है वो वोटर लिस्टें हैं, उनको उसको देखना होता है, तो इलेक्शन कमीशन जब मर्जी जो है वो इसके ऊपर अपनी जो है वो डेट अनाउंस कर सकता है। हम तैयार हैं। अच्छा, वैसे अज़मा एक और चीज़ भी है, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तहरीक चलाने का ऐलान किया है, प्लान एटलीस्ट बनाया है। पंजाब हुकूमत एहतजाज करने के लिए के खिलाफ इसका क्या हिकमत अमली, इस वक्त करने देगी एहतजाज, नहीं इस बार करने देगी एहतजाज? और ये एहतजाज आप लोगों के इलेक्शंस के दरमियान में आया तो उसके बारे में क्या हिकमत अमली होगी?
देखिए, हमने कभी भी उनको एहतजाज से नहीं रोका है, उनको फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश कीजिए। और अब भी वो एहतजाज करने आ रहे हैं, मुझे आपके सवाल पे हैरत है। गंडापुर खुद कह रहा है हम पूरा असला लेके आएंगे, हम पूरी तैयारी करके आएंगे, और पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा जब वो आते हैं उनके हाथ में असला भी होता है, उनके हाथ में पत्थर, गुलेले और पता नहीं क्या क्या जो भी वो रॉड की चीज़ें वो साथ लेके आते हैं। तो सियासी कारकुन ऐसे तो एहतजाज नहीं करते ना। इन दहशतगर्दों के जो है वो रेमो करम पे तो मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, सूबे को नहीं छोड़ा जा सकता। तमाम लोग जो है, इवन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी की, जमात इस्लामी कर रही होती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही होती हैं, किसी को कभी नहीं रोका गया। इनसे सिर्फ खौफ है, और इनसे जो है वो सिर्फ एक जो इनकी तशद्दुद पसंदाना किस्म की पॉलिसियाँ हैं उसको यकीनन तहफ़्फ़ुज़ पंजाब के लोगों को देना वो हमारा फ़र्ज़ है, और वो हम देंगे। सो ये एहतजाज करें तो इनको कोई नहीं रोकता, लेकिन ये एहतजाज करते नहीं हैं, ये फसाद करते हैं। फसाद और एहतजाज में फ़र्क होता है। शुक्रिया आपका आज़म बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो सफाई वाला कंपटीशन है, हमने पहले भी बात की थी कि ये कंपटीशन होना चाहिए। ऐसी बयानबाजी से ज़रा मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा मोटिवेशन आती होगी, अवामी नुमाइंदों को मोटिवेशन आनी चाहिए नेचुरली, क्योंकि इसमें आवाम का फ़ायदा हो रहा है। यू नो कॉम्पिटिशन दैट किसका शहर ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, किसका शहर ज़्यादा साफ होगा। लेकिन सिर्फ वो बयानबाजी तक ना रहे ना, फिर प्रैक्टिकली कुछ इकदाम भी तो करें ना। प्रैक्टिकली इकदाम कहाँ नजर आते हैं? अच्छा जी, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नहीं जी, टाइम खत्म हो गया जी, आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। सो वी आर गोना सी यू टुमारो। आप कल मिलेंगे, मैं शाम को मिलूंगी, तो अल्लाह हाफ़िज़।